नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर चल रहे हैं जी। जहां से कहानी आप कह सकते हैं पूरी तरह बदल गई। हम बात करें मगध के एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभरने की। और फिर मौर्य वंश की, जो भारत का पहला विशाल साम्राज्य बना। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख, वो उस जमाने की राजनीति, समाज और शासकों की सोच की एक झलक दिखाते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक छोटा सा राज्य इतनी बड़ी शक्ति बन गया। मतलब वो कौन सी रणनीतियां थीं, कौन से प्रशासनिक नवाचार थे। हाँ, और सामाजिक बदलाव भी। जी, जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये एक तरह से उस दौर की सत्ता, समाज और सोच की गहरी पड़ताल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, करीब 2500 साल पहले एक राजा जो सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि शादियों से भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। हाँ, ये दिलचस्प बात है। ये थे हर्यक वंश के बिंबिसार, जिनसे मगध के असली उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, वैसे तो मगध की कहानी औपचारिक रूप से बृहद्रथ वंश से शुरू होती है, जिनकी राजधानी गिरिव्रज मतलब आज का राजगीर थी। अच्छा। लेकिन असली राजनीतिक और सैन्य ताकत वो हर्यक वंश के साथ आई। बिंबिसार, जो लगभग 544 ईसा पूर्व के आसपास गद्दी पर बैठे, वो एक बहुत ही कुशल शासक थे। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन को सुधारा, बल्कि पड़ोसी अंग राज्य को जीतकर मगध की सीमाओं का विस्तार भी किया। और उनकी शादियों वाली बात, वो सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ते तो नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो शुद्ध कूटनीति थी। आप देखिए, उन्होंने कौशल के राजा की बहन महाकोशला उनसे शादी की, तो दहेज में काशी जैसा अहम इलाका मिला। काशी, वाह, वो तो व्यापार का बड़ा केंद्र था। बिल्कुल। फिर वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना और उधर पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से शादी करके उन्होंने पश्चिम और उत्तर की तरफ मतलब अपनी स्थिति मजबूत कर ली। कमाल है। ये दिखाता है कि उस दौर में शासक ताकत बढ़ाने के लिए हर तरीका अपनाते थे, युद्ध भी और विवाह संबंध भी। सही कहा आप। और वो सिर्फ कठोर शासक ही नहीं थे। अच्छा, और क्या बात थी? आपने सुना होगा, उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। हाँ, सुना है। और इतना ही नहीं, जब उनके प्रतिद्वंदी अवंती के राजा चंड प्रद्योत बीमार पड़े, पीलिया हुआ था उन्हें, तो उनकी मदद के लिए भी जीवक को भेजा था। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब दुश्मनी के बीच भी एक तरह का सम्मान। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन विडंबना देखिए, इतने सफल राजा का अंत अपने ही बेटे के हाथों हुआ। अजातशत्रु ने उन्हें कैद कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ओ, पिता की हत्या करके गद्दी पाना, इतिहास में ये दुखद पैटर्न बार बार दिखता है, नहीं? बिल्कुल। तो अजातशत्रु का शासनकाल कैसा रहा? क्या वो भी अपने पिता जितने ही महत्वाकांक्षी थे? महत्वाकांक्षी तो थे, शायद पिता से भी ज्यादा। अजातशत्रु, जिन्हें कुणिक भी कहते हैं, उन्होंने करीब 32 साल राज किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है शक्तिशाली वज्जी संघ, खासकर वैशाली पर विजय। अच्छा, वैशाली पर? वो कैसे किया? इसमें उनके मंत्री थे वर्षकार। उनकी कूटनीति का बड़ा हाथ था। उन्होंने वज्जी संघ में फूट डलवा दी, लेकिन सिर्फ कूटनीति नहीं, सैन्य ताकत का भी जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। सैन्य ताकत? कुछ खास? हाँ, जैन ग्रंथों में तो दो बड़े दिलचस्प हथियारों का जिक्र है। एक रथमूसल, जो शायद घूमने वाले गदा वाला रथ जैसा कुछ रहा होगा। ओह, जैसे कोई टैंक। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और दूसरा महाशिला कंटक, मतलब बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन, जैसे कैटापल्ट। बाप रे, मतलब उस जमाने में भी ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी? जी, उन्नत सोच तो थी। और अजातशत्रु का बौद्ध धर्म से भी जुड़ाव रहा। हाँ, पहली बौद्ध संगीति करवाई थी उन्होंने। बिल्कुल, उन्हीं के शासनकाल में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। मकसद था बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक से संकलित करना। लेकिन फिर वही कहानी। हाँ, इतिहास दोहराया गया। अजातशत्रु के बेटे उदायीन ने उनकी हत्या कर दी। ओह। और उदायीन ने ही गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नए शहर की नींव रखी, पाटलीग्राम। पाटलीग्राम, यही बाद में पाटलिपुत्र बना। जी हाँ, वही पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो मगध की नई राजधानी बना। तो हर्यक वंश के बाद कौन आया? मगध की कहानी तो यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग, जो शायद हर्यक राजा के मंत्री या गवर्नर थे, उन्होंने गद्दी संभाली। शिशुनाग वंश, इनकी क्या खास बात थी? इनकी बड़ी सफलता थी अवंती राज्य पर विजय।
इससे मगध पश्चिमी भारत में और शक्तिशाली हो गया। उन्होंने राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली भी शिफ्ट किया था। अच्छा, वैशाली। हाँ, फिर उनके बेटे आए कालाशोक। उनके समय में राजधानी वापस पाटलिपुत्र आ गई और वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई। ये बौद्ध संगीतियां भी बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस कहानी का। जी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संरक्षित करने में इनका बड़ा योगदान रहा। और फिर नंदवंश, सुना है वो बहुत शक्तिशाली थे। भारत के पहले साम्राज्य निर्माता कहा जाता है उन्हें। हाँ, नंदवंश के संस्थापक महापद्मोनंद। इनको अक्सर भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। पुराणों में उन्हें उपाधियां मिली हैं सर्वक्षत्रांतक, जिसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। जी, और एक राठ भी, यानी एकमात्र छत्र शासक। ये उनकी जबरदस्त ताकत और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? उन्होंने कलिंग, यानी आज का ओडिशा, वहां तक अपना साम्राज्य फैलाया और वहां एक नहर बनवाने का भी जिक्र मिलता है। नहर? उस जमाने में? हाँ, और ये शायद भारत में नहर निर्माण का पहला अभिलेखीय सबूत है। इसी दौर में महान वैयाकरण पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का वो मशहूर ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी। वाह, काफी कुछ हुआ नंदों के समय। लेकिन इनका अंत कैसे हुआ? सुना है सिकंदर के आक्रमण के समय भी कोई नंद राजा था। हाँ, वो था धनानंद, नंद वंश का आखिरी शासक। वो सिकंदर का समकालीन था। तो क्या सिकंदर से लड़ाई हुई उसकी? नहीं, सीधी लड़ाई तो नहीं हुई। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। पर कहा जाता है कि धनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, अपार धन भी था। फिर? लेकिन वो अपनी लालची और कह सकते हैं दमनकारी नीतियों की वजह से जनता में बहुत अलोकप्रिय हो गया था। अच्छा, तो लोग नाखुश थे। हाँ, और इसी माहौल का फायदा उठाया एक नौजवान ने अपने गुरु की मदद से। और यहीं से मगध के इतिहास का, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। बिल्कुल। लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, सलाहकार, रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी मदद से धनानंद को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की नींव रखी। ये तो वाकई एक युगांतकारी घटना थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकॉटस कहा है ना? जी हाँ, सैंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस जैसे नाम मिलते हैं जिनसे उनकी पहचान पक्की हुई। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? क्या स्रोत ज्यादा भरोसेमंद हैं पिछले वंशों के मुकाबले? हाँ, कह सकते हैं। मौर्य काल के लिए हमारे पास स्रोत काफी विविध और समृद्ध है। सबसे अहम तो है चाणक्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र? इसके बारे में तो बहुत सुना है। जी, ये सिर्फ राजनीति पर नहीं है। इसमें शासन कला, अर्थव्यवस्था, कानून, विदेश नीति, जासूसी, मतलब सब कुछ है। इसे अक्सर मैकियावेली के द प्रिंस से तुलना करते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। और मेगास्थनीज की इंडिका? हाँ, मेगास्थनीज वो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। उसकी मूल किताब तो अब मिलती नहीं है, पर उसके जो अंश हैं वो दूसरे यूनानी लेखकों के कामों में सुरक्षित हैं। अच्छा, और क्या स्रोत हैं? इनके अलावा विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी है। फिर बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, और पुरातात्विक सबूत तो हैं ही। अशोक के शिलालेख, उस जमाने के खास काले पॉलिश वाले बर्तन जिन्हें एनबीपी वेयर कहते हैं, और पंचमार्क सिक्के। तो चंद्रगुप्त ने सिर्फ भारत के अंदर ही सत्ता हासिल नहीं की, उनका सामना तो यूनानियों से भी हुआ था। बिल्कुल। सिकंदर के जाने के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तो लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। और जीता कौन? चंद्रगुप्त विजयी रहे। इसके बाद एक संधि हुई। ये बड़ी महत्वपूर्ण संधि थी। क्या हुआ इस संधि में? सेल्यूकस ने अपनी बेटी कार्नेलिया, उसका विवाह चंद्रगुप्त से किया, और 4 बड़े प्रांत जो आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके हैं, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये चंद्रगुप्त को सौंप दिए। 4 प्रांत? ये तो बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। 500 हाथी? जी, उस जमाने में हाथी युद्ध के लिए बहुत कीमती माने जाते थे। प्लूटार्क और जस्टिन जैसे यूनानी लेखक चंद्रगुप्त की विशाल सेना का जिक्र करते हैं। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ। बाप रे, इतनी बड़ी सेना! और इसी सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज? जी हाँ, उसी का राजदूत था मेगास्थनीज, जो फिर चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और जिसने इंडिका लिखी। इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में क्या खास लिखा है उसने? शहर कैसा था? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की भव्यता से बहुत प्रभावित था। वो लिखता है कि ये शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था।
बहुत लंबा चौड़ा, करीब 16 किलोमीटर लंबा और लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा। 16 किलोमीटर। हाँ, और शहर के चारों ओर लकड़ी की विशाल दीवार थी। लकड़ी की, उसमें 64 गेट और 570 बुर्ज थे। लकड़ी की दीवार, अजीब नहीं लगता? शायद उस इलाके में लकड़ी आसानी से मिलती थी। घर भी ज्यादातर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे, कुछ तो 2-3 मंजिल ऊंचे भी थे। और राजमहल? राजमहल भी लकड़ी का ही था, पर उस पर पत्थर की नक्काशी की गई थी और वो बहुत आलीशान बताया गया है। उसकी चमक ऐसी थी कि कहा जाता है सूसा और एकबताना के ईरानी महल भी फीके पड़ जाएं। वाह। और समाज के बारे में क्या लिखा उसने? क्या भारत में गुलाम थे उस समय? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को काम के आधार पर 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, किसान, शिकारी या पशुपालक, कारीगर या व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक यानी जासूस या अधिकारी और मंत्री या परामर्शदाता। 7 वर्ग, ये वर्ण व्यवस्था से तो अलग है। हाँ, ये पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से अलग है। शायद उसने जो देखा अपने यूनानी नजरिए से, उसी आधार पर लिख दिया। दास प्रथा पर उसने लिखा कि भारत में ये उतनी कठोर नहीं थी जैसी यूनान में थी, या शायद उसे यहाँ उस तरह के दास दिखे ही नहीं जैसे उसके यहाँ होते थे। अच्छा, और राजा की सुरक्षा? उसका जिक्र भी बड़ा रोचक है। हथियारबंद महिला अंगरक्षक होती थी राजा के पास। महिला अंगरक्षक? जी हाँ, खाना परोसने से पहले खास नौकर उसे चखते थे और सुरक्षा कारणों से सम्राट हर रात अलग कमरे में सोता था। कमाल है, पूरी जासूसी वाली कहानी लगती है। बिल्कुल। और जासूसी की बात करें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका जबरदस्त जिक्र है। हाँ, अर्थशास्त्र पर आते हैं। उसमें प्रशासन के बारे में क्या खास जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र तो मौर्य प्रशासन का आप कह सकते हैं एक मैनुअल जैसा है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। मतलब राज्य के 7 अंग: राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी इलाका और लोग, दुर्ग यानी किला, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी। सप्तांग सिद्धांत। इसमें 18 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ या महामात्र कहा गया। जैसे समाहर्ता, जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था, और सन्निधाता, जो ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष था। और जासूसी व्यवस्था? हाँ, एक बहुत ही विस्तृत और सुव्यवस्थित गुप्तचर प्रणाली थी। गूढ़ पुरुष कहते थे जासूसों को। ये 2 तरह के होते थे: संस्थ, जो एक जगह रहकर काम करते थे, और संचार, जो घूम घूम कर खबरें लाते थे। वाओ, पूरा नेटवर्क था मतलब। जी। और नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं। हर समिति में 5 सदस्य। ये अलग-अलग काम देखती थी, जैसे इंडस्ट्रीज, विदेशियों की देखभाल, जन मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, व्यापार और वाणिज्य, माल का इंस्पेक्शन और बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स वसूलना। इतना डिटेल सिस्टम। और न्याय व्यवस्था? न्याय के लिए 2 तरह की अदालतें थीं। दीवानी मामलों के लिए धर्मस्थ्य और फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों के लिए कंटक शोधन। कंटक शोधन का मतलब है कांटे निकालने वाली अदालत। ये तो बहुत ही व्यवस्थित प्रशासन लगता है। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया गद्दी पर? चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे, लगभग 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार, इनके बारे में ज्यादा सुनने में नहीं आता अशोक या चंद्रगुप्त के मुकाबले। हाँ, पर वो भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। यूनानी लेखकों ने उन्हें अमित्रघात कहा है। अमित्रघात मतलब? शत्रुओं का नाश करने वाला। इससे पता चलता है कि उन्होंने भी साम्राज्य को बनाए रखा और शायद कुछ विस्तार भी किया हो। वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अच्छा, आजीवक संप्रदाय के। चंद्रगुप्त तो जैन हो गए थे अंत में, और अशोक बौद्ध। जी। बिंदुसार के समय में भी मौर्य साम्राज्य का प्रभाव बना रहा। सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम, उनसे उनके अच्छे संबंध थे। एंटियोकस ने डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। एक मजेदार किस्सा भी है। कहते हैं बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें भेजने का अनुरोध किया था: मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। दार्शनिक भेजने को कहा। दार्शनिक के लिए कहा कि भाई यूनानी कानून दार्शनिकों की खरीद फरोख्त की इजाजत नहीं देता। हाँ, ये तो गजब है। और इनके समय कोई बड़ी घटना? हाँ, उनके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उसे दबाने के लिए पहले उनके बड़े बेटे सुसीम को भेजा गया, पर वो सफल नहीं हुए। फिर अशोक को भेजा गया और उन्होंने विद्रोह दबा दिया। अच्छा, यहीं से अशोक का नाम सामने आने लगा था। हाँ, कह सकते हैं। और फिर बिंदुसार के बाद आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक। अशोक महान, जिनका शासन लगभग 269 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। उन्हें देवानाम प्रिय प्यदस्सी कहा गया है ना? जी, देवताओं का प्रिय
प्रियदर्शी, उनके अभिलेखों में ये उपाधि मिलती है। शुरू में वो शायद अपने पूर्वजों की तरह ही एक सामान्य शासक रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन और शासन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध। अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, उस पर हमला किया। और ये युद्ध बहुत भयानक था। बहुत ज्यादा। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में इसका जिक्र किया है। लिखा है कि इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज्यादा मारे गए और इससे कई गुना ज्यादा लोग वैसे ही बर्बाद हो गए। ओह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, इस विनाश को देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ने का फैसला किया और धम्म यानी नैतिक और सामाजिक आचरण के मार्ग को अपनाया। धम्म, ये धर्मी है। ये धर्म से थोड़ा अलग है। ये नैतिक नियम, सामाजिक जिम्मेदारी, सहिष्णुता, अहिंसा पर आधारित एक आचार संहिता थी। उन्होंने भेरी घोष मतलब युद्ध का नगाड़ा, उसकी जगह धम्म घोष यानी धम्म के संदेश का प्रचार शुरू किया। ये तो वाकई असाधारण बात है, किसी शासक का युद्ध जीतने के बाद उसे त्याग देना। हाँ, प्राचीन विश्व के इतिहास में ये एक अनूठी घटना है। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर उसका प्रचार किया। हाँ, जोर शोर से। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धम्म का संदेश फैलाने के लिए मिशन भेजे। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को तो उन्होंने श्रीलंका भेजा था। अच्छा। और स्तूपों का निर्माण। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, पर उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए, जिनमें मध्य प्रदेश का सांची स्तूप सबसे ज्यादा मशहूर है। सांची का स्तूप जी। लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने गया के पास बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के रहने के लिए गुफाएं भी बनवाईं। ये अशोक की सहिष्णुता दिखाता है। और उनके शिलालेख, वो क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं? अशोक के शिलालेख उनकी विरासत का शायद सबसे अहम हिस्सा है। वो भारत के पहले राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा से, आम लोगों से सीधे बात करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर पत्थर पर संदेश खुदवाए। पहले राजा? हाँ, इतने बड़े स्केल पर। शायद इसकी प्रेरणा उन्हें ईरान के राजा डेरियस प्रथम से मिली हो। किस भाषा और लिपि में है ये? ये लेख ज्यादातर प्राकृत भाषा में है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, और लिपि मुख्यतः ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि? जी। हालांकि पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी और अफगानिस्तान वाले इलाके में ग्रीक और अरामाइक लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ है। और इन्हें पढ़ा किसने सबसे पहले? इन्हें पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। उन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा और तब जाकर अशोक के संदेश दुनिया के सामने आए। अच्छा, इन शिलालेखों में लिखा क्या होता था? कोई खास बातें? इनमें अशोक की धम्म नीति का सार है, उनके प्रशासनिक आदेश हैं, नैतिक उपदेश हैं। जैसे पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, अहिंसा पर जोर। बिल्कुल। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाने, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाने, कुएं खुदवाने का जिक्र है, लोक कल्याण के काम। 13वें शिलालेख में, जैसा हमने कहा, कलिंग युद्ध का वर्णन है और साथ ही उन 5 यवन यानी यूनानी राजाओं का जिक्र है जिनके राज्यों में अशोक ने धम्म प्रचारक भेजे थे। इससे उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता चलता है। जी। और एक है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, नेपाल में। उससे पता चलता है कि अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गए थे और वहां उन्होंने भू राजस्व यानी लैंड टैक्स घटाकर सिर्फ 1 अड़ा कर दिया था। अच्छा। और धम्म के प्रचार के लिए कुछ खास किया? हाँ, उन्होंने धम्मा महापात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए थे। इनका काम था धम्म का प्रचार करना, लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना और उनके कल्याण का ध्यान रखना। साथ ही उनके 7वें और 12वें शिलालेखों में सभी धर्मों के प्रति आदर और सहिष्णुता बरतने की बात बहुत जोर देकर कही गई है। यानी अशोक का जोर सिर्फ साम्राज्य विस्तार पर नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक कल्याण पर कहीं ज्यादा था। बिल्कुल। कलिंग युद्ध के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थीं। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या सिर्फ खेती पर ही निर्भर थी या व्यापार वगैरह भी होता था? खेती तो अर्थव्यवस्था का आधार थी ही। गंगा का मैदान बहुत उपजाऊ था और राज्य सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान देता था। अर्थशास्त्र में सिंचाई कर का भी उल्लेख है। अच्छा। लेकिन व्यापार भी खूब फलता फूलता था। अंदरूनी व्यापार के लिए सड़कें थीं और समुद्री व्यापार भी बहुत उन्नत था। कहाँ से होता था व्यापार? पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, जो बंगाल में था, एक बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ यानी आज का भड़ोच गुजरात में, और सोपारा। यहां से पश्चिम एशिया, यूनान, रोम तक व्यापार होता था। दक्षिण में मुजरिस जैसे बंदरगाह थे केरल तट पर।
क्या चीजें जाती आती थी? भारत से मसाले, मोती, कीमती पत्थर, हाथी दांत, सूती कपड़े जाते थे। उधर से शायद शराब, सोने चांदी के सिक्के आते होंगे। सिक्के कौन से चलते थे? पंचमार्क सिक्के, चांदी और तांबे के बने, जिन पर अलग अलग निशान ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। और अगर कभी अकाल पड़ जाए तो? उसकी भी व्यवस्था थी। हमें 2 अभिलेख मिलते हैं, सहगौरा यूपी और महास्थान बांग्लादेश से, जिनमें लिखा है कि ऐसे समय के लिए राजकीय अन्न भंडार मतलब कोठार होते थे, जहां से अनाज बांटा जाता था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कला के बारे में मौर्य काल की कोई खास पहचान? बिल्कुल है। मौर्यकालीन कला की सबसे बड़ी खासियत है उसकी पॉलिश। पत्थरों पर ऐसी चमकदार पॉलिश की जाती थी, खासकर अशोक स्तंभों पर, कि वो आज भी शीशे जैसी लगती है। हाँ, वो तो है। सारनाथ का स्तंभ शीर्ष। जी, सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष, जिसमें 4 शेर पीठ सटाए बैठे हैं और नीचे चक्र और पशु बने हैं, ये आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये मौर्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। और स्तूप? सांची और भरूच जैसे स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ, और बराबर पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं जो आजीवकों को दी गईं, वो भी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। सेना के बारे में कुछ? सेना बहुत बड़ी और संगठित थी, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया। मेगस्थनीज के अनुसार इसका प्रबंधन भी एक बोर्ड करता था, जिसमें 6 समितियां होती थीं। हर एक सेना के अलग अंग, पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी, नौसेना, रसद की देखभाल करती थी। इतना शक्तिशाली, इतना व्यवस्थित साम्राज्य, फिर इसका पतन कैसे हो गया? चला कितने समय तक ये? मौर्य साम्राज्य लगभग 137 साल चला, मोटे तौर पर 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। सिर्फ 137 साल? इतने बड़े साम्राज्य के हिसाब से तो ज्यादा लंबा नहीं लगा। हाँ, देखा जाए तो अशोक के बाद जो राजा हुए वो उतने योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि दूर के प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। मैनेजमेंट मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। शायद लगातार प्रशासन चलाने और बड़ी सेना रखने के खर्च से अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ा हो। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि अशोक की शांति और अहिंसा की नीति से साम्राज्य की सैन्य शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई, जिसका बाद के शासकों पर असर पड़ा। ये भी एक पहलू हो सकता है। और प्रांतीय गवर्नर, जो अक्सर राज परिवार के ही होते थे, वो ज्यादा ताकतवर और स्वतंत्र होने लगे। अंत में लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ। बृहद्रथ। उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना का निरीक्षण करते समय कर दी, और इस तरह मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो ये थी मगध के एक छोटे से राज्य से शुरू होकर विशाल मौर्य साम्राज्य के बनने और फिर उसके पतन तक की कहानी। हमने देखा कैसे बिंबिसार की कूटनीति, अजातशत्रु की सैन्य ताकत, महापद्मनंद की महत्वाकांक्षा, फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य की वो अद्भुत जोड़ी, और अंत में अशोक का धम्म और उनका हृदय परिवर्तन। वाकई एक असाधारण सफर रहा ये भारतीय इतिहास में। निश्चित रूप से मौर्यों ने भारत को पहली बार एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया। उनका प्रशासन, उनकी कला, अशोक के शिलालेखों में व्यक्त विचार, इन सब का भारतीय सभ्यता और इतिहास पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा है। उनकी बनाई व्यवस्थाओं और छोड़ी गई विरासतों का अध्ययन आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इतने बड़े और व्यवस्थित मौर्य साम्राज्य के पतन के बीच उसकी विशालता और उसकी केंद्रीकृत व्यवस्था में ही छुपे हुए थे, या फिर जैसा कुछ लोग सोचते हैं, क्या अशोक की धम्म और शांति की नीति ने अनजाने में ही सही साम्राज्य की सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया, जिससे उसका पतन ज्यादा आसान हो गया? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।